हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। फ्यूचर डॉक्टर्स, यही ड्रीम्स चूज किया था ना, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना। तो फिर आ गई उस एग्जाम की डेट। आज 1 अप्रैल हो गया है तो 4 मई भी आने वाली है और अब टाइम बहुत कम रह गया है। उस बहुत कम टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, जो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे होंगे, नर्वस होंगे। तो लास्ट टाइम पे ऐसा होता है और अगर बच्चों को ऐसा फील हो रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देने चाहते हो या कोई भी बड़ा काम करने चाहते हो तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। अभी बच्चे अलग अलग स्टेट में होंगे। जैसे मैंने बोला कि आपका जो 12th का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है उन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो हमने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है एंड नीट का जो एग्ज़ाम है इट इज़ बेसिकली एनसीईआरटी बेस। तो 12th तो हमारा फिर भी प्रिपेयर है, पर 11th हमारा पूरा गायब है। तो अब उसे हम कैसे प्रिपेयर करें। फिर अगर कुछ बच्चे ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने अपना 12th पहले कर लिया है, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि 11th और 12th दोनों ही पढ़ लिया है, दोनों की प्रिपरेशन हो चुकी है, पर जब हम मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनमें उतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे। और स्कोर कभी तो ज़्यादा आते हैं, कभी तो कम आते हैं। मीन्स कभी 550 अगर आ रहा है तो कभी 510 ही आ रहा है, और कभी 580 हो जा रहा है और उसको 610 की कोशिश कर रहे हो तो उतना नहीं बढ़ पा रहा है, या 600 प्लस लाने की कोशिश कर रहे हो तो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब जिस भी स्टेट में आप हैं, कोई भी बच्चा इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो अभी जो पहले निकल गया है या अभी के टाइम को स्ट्रेस में या नेगेटिव एटीट्यूड में वेस्ट करने की जगह बेटर ये होगा कि हम इस टाइम को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यूज करें। अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें और एक प्रॉपर प्लानिंग सेट करें। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हो, अगर उस काम को पूरा करने के लिए आपको मान लीजिए आपको 3 मंथ्स लगने वाले हैं, तो उस 3 मंथ के इनिशियल 5 डेज अगर आप उसको प्लानिंग करते हैं बहुत अच्छे से और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो अभी यहाँ पे जो 30 डेज हैं, इन 30 डेज के लिए आपको कुछ टाइम लेकर के एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग, आज से या कल से आप ये कोशिश करें कि फ्रॉम नाउ मैं कोई भी 1% टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या करूंगी, कोई भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा और एक दिन में कम से कम 12 आवर्स पढ़ाई करूंगा। और ये 12 आवर्स को मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए अच्छे से अपना डेडिकेशन दे पाऊं। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं ये एक पोर्शन छोड़ दूं तो चलेगा। आप पूरा फिजिक्स छोड़ के नहीं जा सकते, पूरा केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जा सकते, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, ये एक बात अलग है कि किसी टॉपिक से अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन आता हुआ देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो हो सकता है कि उस टॉपिक को आप बाद में थोड़ा पढ़ लें या उसे थोड़े से कम प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए, तो दैट इज ओके। पर अगर आप उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लाइक कुछ बच्चों को अगर लगता है कि नहीं मेरा फिजिक्स वीक है या मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं उसका इतना पोर्शन छोड़ देता हूँ, वो नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता ना, कई बार क्या होता है आप जो छोड़ते हो सकता है उससे एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग में 12 आवर्स को डिवाइड कीजिए और उन 12 आवर्स के अकॉर्डिंग आज से या कल से एक भी दिन अपना वेस्ट मत कीजिए। मैं बात कर रही हूँ कि टिल 1 हमको एटलीस्ट 12 आवर्स पढ़ाई करनी है, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस देना है और हर दिन की अपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपने एक भी दिन वेस्ट किया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बहुत सारा लॉस हो रहा है और अब वो टाइम नहीं है जब आप अपना टाइम वेस्ट करें। कई बार हमें बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, पर जो पीछे चला गया उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अभी ये जो 30 डेज हैं इनको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए इसी के चलते एक स्पेसिफिक प्लानिंग बनाई है और वी विल ट्राई टू
फॉलो दैट पर्टिकुलर प्लानिंग, उनमें मैंने कुछ चैप्टर्स को डिवाइड किया है कि इस दिन ये चैप्टर कर सकते हैं, इस दिन ये चैप्टर कर सकते हैं। हो सकता है मुझे जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता हो या आपको जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता हो वो किसी और को नहीं लगता हो, और जो किसी और को डिफिकल्ट लगता हो वो हमें नहीं लगता हो। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो वो जो प्लानिंग है उसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं उसमें ये कर सकती हूँ कि उसमें जो भी सब टॉपिक्स मुझे ठीक लगेंगे या जो सब टॉपिक्स का मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर चैप्टर में किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक का ज्यादा वेटेज होगा या उससे क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में आते होंगे, तो आई विल डिलीवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि वो पर्टिकुलर प्लानिंग को देखना है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट, या फिर अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई हुई है तो उसको फॉलो करते हुए अपनी 30 डेज को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो प्लानिंग बनाई है वही। कई बार क्या होता है, हमारे पास प्लानिंग होती है बट हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और कई बार हम सोचते हैं अपने माइंड में बहुत सारा पर प्रॉपर प्लान बना ही नहीं पाते। तो हो सकता है कि मैंने जो प्लानिंग बनाई है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी थोड़ी प्लानिंग बना लें, या उसे जो भी आपने बनाई है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना एक फाइनल बना ले, है ना। तो अभी थोड़ी देर में अपन वो प्लानिंग देखते हैं, और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप अपना भी एक स्पेसिफिक प्लान बनाएं, या जो मैंने बनाया है उसको फॉलो कर सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करके। एटलीस्ट अपने आप को 3 डेज का टाइम दो, 3 डेज उसको फॉलो करो। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ तो कर रहा हूं या मैं कुछ तो कर रही हूँ। प्रोडक्टिव बनाओ, अब तक जो किया उसको लेकर के नेगेटिव मत हो, और अगर अच्छा किया था तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो तुम्हें पॉजिटिव होना चाहिए। 30 डेज भी बहुत होते हैं, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करो। आई होप बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। चलिए तो फिर अभी वो प्लानिंग देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये है वो पर्टिकुलर प्लान। मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के आप इसे कल से भी 2 अप्रैल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पूरा 1 से 29 अप्रैल तक चैप्टर्स की बात करी है, और उसके बाद मैंने लास्ट में PVIQs के डिस्कशन के लिए कहा है। तो देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिए गए हैं वो छोटे चैप्टर्स लिए गए हैं, थोड़ा सा लॉजिकल सोच के मैंने ये बनाया है। जैसे जब लिविंग वर्ड और एनिमल टिश्यू की बात करें, दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और दोनों से नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आते हैं, मतलब कम इन द सेंस ऐसा ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड ब्रीदिंग, ठीक है, अब एनाटॉमी बहुत छोटा सा रह गया है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा आता है, तो उस हिसाब से आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कवर हो जाती है। तो सेल स्ट्रक्चर अगला टॉपिक है, देन एक्सक्रीशन, देन सेल साइकिल, और फिर प्लांट किंगडम। तो सेल स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, क्रोमोसोम वगैरह पढ़ लोगे वहां पे, तो फिर सेल साइकिल, सेल साइकिल इटसेल्फ माइटोसिस और मियोसिस है, तो उसे एक ही दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे तो मैंने दो लिए चैप्टर्स, ठीक है, थोड़ा उनका साइज के बेस पे। दूसरा हमने कहा प्लांट किंगडम, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो यहाँ पे पूरा क्लासिकल बॉटनी, प्लांट किंगडम, देन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब मॉर्फोलॉजी आप पढ़ते हो तो आप क्या कहते हैं, एंडोशियम गायनोशियम इन सब की भी बात कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज इससे रिलेट करेगा, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रख दिया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस को पूरा एक दिन दो अच्छे से। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन में ETS एक आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको समझने में और टाइम जाएगा, बाकी तो रेस्पिरेशन थोड़ा छोटा ही है। उसके बाद आपने बोला प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें जो हार्मोन वाला पोर्शन है उसके फंक्शंस जो होते हैं वो थोड़े मिक्स हो जाते हैं, बाकी वो चैप्टर भी इजी वे में हो जाएगा। देन बायोमोलिक्यूल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स हम बड़े इजी वे में पढ़ लेते हैं, फिजियोलॉजी में ये जो चैप्टर है वो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बायोमोलिक्यूल और बॉडी फ्लूइड्स, देन केमिकल कंट्रोल, ये दोनों साथ में इसलिए रखने क्योंकि यहाँ पे जो हार्मोन्स पढ़ लोगे आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह आपने ओवरी टेस्टिस ये सब पढ़ेंगे, गोनाड्स की स्टडी, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लोगे तो रिप्रोडक्टिव
हेल्थ, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि छोटा चैप्टर है, डेटाज ही है उसमें, ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव, दोनों छोटे छोटे चैप्टर साथ में रख दिए। देन हमने कहा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पूरा अलग रख दिया। वैसे अब सेंसरी ऑर्गन की हम बात नहीं करते, तो ठीक है, न्यूरल कंट्रोल अकेला यहाँ पे रख लो। देन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को 2 डेज दिए। अब ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल से लेकर के एवोल्यूशन तक, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन आपका मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटिक और इवोल्यूशन, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है, हर एक, जब मैं पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूंगी और प्रीवियस ईयर में उनसे जो भी टॉपिक मेनली जिनसे क्वेश्चंस आए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रीफ करूंगी, तो मैं ये भी बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, तो तब उसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। फिर तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 2 डेज रख दिए, प्रिंसिपल का 2 डेज, मॉलिक्यूलर बेसिस का 2 डेज, बायोटेक का अकेला एक है। फिर बायोटेक जो आपका एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना, तो ये माइक्रो छोटा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। इवोल्यूशन अकेला 2 दिन के लिए। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, उसमें भी अपना कैंसर एक बड़ा टॉपिक आ गया, एड्स बड़ा टॉपिक आ गया, है ना। स्टार्टिंग में जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, देन इकोसिस्टम, और लास्ट के 2 डेज में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है, या और भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये प्लानिंग आपको ठीक लग रही होगी। मैंने तो पहले ही कहा कि ये जो प्लानिंग जो होती है वो सबकी अपने अपने हिसाब से भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है चैप्टर्स की डिफिकल्टी लेवल के बेस पे। मैंने यहाँ पे जैसे कि एनिमल किंगडम लास्ट में लिया, क्योंकि बहुत पहले पढ़ लोगे तो फिर 1 महीने बाद लगेगा कि एग्जाम्पल्स हमें याद ही नहीं रहे, फिर आप बोलोगे प्लांट किंगडम यहाँ भी रख दिया। ये सारे जो साथ में रखे हैं, ठीक है, ये सब साथ में ही है। आपको ऐसा करना है कि इन सब का एग्जाम्पल्स का कंक्लूड करके जहां पे भी स्टडी करें वहां स्टिक कर लो, ठीक है। फिर यहाँ एनिमल किंगडम का निकल के आएगा, उसको स्टिक कर लो, ठीक है। जब मैं ब्रीफ कर रही हूँ तब मैं तुम लोग को ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये एक्सट्रैक्ट है जिसे आप समरी के फॉर्म में जहां पे पढ़ाई करते हो वहां लगा सकते हो, क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए मैं छोटे बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो उसकी बुक्स में बड़े बड़े इमेजेस होते हैं, वो एप्पल लिखा हुआ पहले नहीं समझता, बट वो एप्पल को देख के समझता है कि दिस इज एप्पल। बाद में उसे सिखाया जाता है कि भाई कैपिटल ए, ओके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो एग्जाम्पल्स निकल के आएंगे या जो पर्टिकुलर पॉइंट निकल के आएंगे उनको सिंगल पेज पे लिख करके जहां पढ़ते हो वहां स्टिक कर लो, तो तुम्हें रिकॉल करने में हेल्प मिलेगी। आई होप जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में जो भी तुमसे बात कही, अभी इस प्लानिंग की जो बात कही, आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। हम और आप मिलकर के नीट 2025 की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि डेफिनेटली हम नीट 2025 को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।